की रोचक जानकारी लेकर हम मुखातिब हैं, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आशा विश्वास आप स्वस्थ और खुशहाल हैं, और इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपको ढेर सारी खुशियों भरी अभिलाषाओं के साथ जोड़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, थोड़ा पढ़ोगे तो बिखर जाओगे और पूरा पढ़ोगे तो निखर जाओगे। क्यों बनाते हो रेत के महल, एक दिन खुद ही मिटाओगे। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, जिंदगी का बहुत मजा पाओगे। जी हाँ, जिस दिन आपकी सफलता आपके हाथ लगी ना, उस दिन मान के चलना सबसे बड़ी मछली फंस गई है। फिर वो आनंद आप देखना जिंदगी का, जिसका सुरूर आप पर छाया है और छाना भी चाहिए। देखना, रोचक जानकारी की अद्भुत पेशकश आपके लिए हमेशा हमारा रहता है हर महाद्वीप के अंत में। यूरोप महाद्वीप का जहां आपने 3 एपिसोड क्रमबद्ध तरीके से देखा होगा, अब हम यूरोप महाद्वीप की रोचक जानकारी आपके सामने लेकर के मुखातिब हैं। यानी ये कह दें, केवल हम इसे रोचक जानकारी समझ के हासिल नहीं करेंगे। हमारा मानना यहाँ ये होगा कि हम अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहतर अभिप्राय लेकर के मुखातिब होंगे और कुछ यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल कर लेंगे, जिससे हमारा इनसे नाता बेहतर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप, जिसे हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे छोटे महाद्वीप से थोड़ा सा बड़ा महाद्वीप, यानी अगर बात आए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से थोड़ा सा बड़ा है आपका यूरोप महाद्वीप, लेकिन जनसंख्या में तीसरे नंबर पर खड़ा है आपका यूरोप महाद्वीप। यही बातें होंगी आपके साथ, पेशकश यही होगा, एकदम अलग होगा। यूरोप महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल के मामले में अगर बात करें, हम क्षेत्रफल के मामले में अगर हम बात करें तो 6वां पोजीशन बना रहा है, सोचो जरा। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात पर आ जाएं तो फिर ये तो तीसरा पोजीशन बना रहा है। इसका मतलब काफी बड़ा अंतर है। अगली महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। देखिएगा, यूरोप महाद्वीप को नोट डाउन, अब हम लोग अपना पेन चलाएंगे। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। पहला स्टार पॉइंट, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो आप कहिएगा यूरोप महाद्वीप को। किसे कहते हैं? यूरोप को। दूसरी बात, प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो भी आपका जवाब बना होना चाहिए यूरोप के साथ। क्लियर है ना? आगे देखिएगा, हमारे साथ जुड़े हैं। अब ये बेहतर चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। विकसित महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को। सबसे समृद्धशाली महाद्वीप किसे कहेंगे? सबसे समृद्ध महाद्वीप किसे कहेंगे? तो भी आपका यूरोप ही आएगा। देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण चीजों की बात हो रही है एक साथ, इसीलिए हमने इसे रोचक जानकारी नाम दिया है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप आप कहेंगे तो किसे? यूरोप को। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहेंगे? यूरोप को। विकसित महाद्वीप किसे कहेंगे? यूरोप को। और सबसे समृद्ध महाद्वीप किसे कहेंगे? फिर हमारा जवाब यूरोप के साथ बना रहेगा। क्लियर है? ऐसी महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों का सिलसिला अभी अनवरत जारी रहेगा। फिलहाल आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर समझ पाएं, और इसी आशा विश्वास के साथ हम आपको एक ऐसे कंटेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे महाद्वीप की बात कर रहे हैं जो खुशियों से भरा है, जहाँ की खूबसूरती आपको रोमांचित कर सकती है, जहाँ के जलवे आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जहाँ लोग पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा जाते हैं। यूरोप महाद्वीप अगर बात किया जाए तो इसे पर्यटन का हब कहा जाता है। लीजिए, पर्यटन का हब किसे कहते हैं? पर्यटन हब। दुनिया का कौन सा महाद्वीप पर्यटन हब के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को हम लोग पर्यटन हब के नाम से जानेंगे। यहाँ हमारा दृष्टिकोण होता है, हम सबकी चाहत होती है कि हम यूरोप महाद्वीप का सफर कर जाएं। फिलहाल अगर हम उससे वंचित हैं, अगर हम इस सफर से वंचित हैं, तो हम एक सुहावने से सफर पे आपको जोड़ चुके हैं, और हमारे साथ साथ इस भावुक अंदाज में, ये कह सकते हैं मनोभाव में, हम इसे ग्रहण कर पाएंगे। तो इतनी बातें हैं। इसके साथ हम जहां फ्रांस जाएंगे, हम जहां जर्मनी जाएंगे, जहां हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, हम दुनिया के तमाम खूबसूरत देशों में अपना सर्वोच्च स्थान रखने वाले ऐसे महत्वपूर्ण देशों की अगर जानकारी लेनी है, अगर वहां जाना है, तो आपको फिर यूरोप महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ेगा। आप जर्मनी जाके खूबसूरती देख सकते हैं, आप फ्रांस जाकर के सुरा सुंदरियों का आनंद ले सकते हैं। आप जाइए हमारे यूरोप महाद्वीप के इटली में, आपको भारत जैसा फील ना आएगा तो कहिएगा, इसीलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है।
तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ जोड़ूंगा मैं। अब देखिएगा, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी यहाँ दूंगा। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। जी हाँ, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात देखिएगा, किसानों का देश फ्रांस को कहते हैं। किसानों का देश किसे कहा जाता है? तो किसानों का देश फ्रांस कहलाता है। आपने कई बार पढ़ा था, फ्रांस में मच्छर नहीं होते हैं, फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, नहीं पाए जाते हैं, ये तो अच्छी बात है, मच्छर नहीं पाए जाते। लेकिन आपने कभी ये क्या सोचा है कि फ्रांस में मच्छर क्यों नहीं पाए जाते? इसका सीधा कारण है, मच्छर बहुत ही कम तापमान वाली जगह पर नहीं रह पाएगा। तो उसे जान गंवानी है क्या? मच्छर क्यों जाएगा भला? उसको कौन से कुत्ते ने काटा हुआ है? नहीं जाएगा वो, ऐसी जगह पर वो नहीं जाएंगे। तो वो फ्रांस में नहीं जाएंगे, जर्मनी में नहीं जाएंगे। पता नहीं हमारी बुकों ने क्यों फ्रांस का ही नाम रखा है, जबकि ऐसे तमाम देशों में मच्छर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। जहाँ पर बहुत ही ठंडा वातावरण होगा, मच्छर वहाँ बिल्कुल अपने आप को अच्छा फील नहीं करा पाते हैं, यानी उनके लिए वो सुटेबल जगह नहीं होती है, उन्हें मज़ा नहीं आता है, इसलिए वो ऐसी जगहों पर नहीं रहते। और दूसरे दृष्टिकोण से मजाकिया लहजे में समझ सकते हैं कि यूरोप जैसे देशों में मच्छरों को मजा कमाता है खून चूसने में। यहाँ हमारे यहाँ बेहतर लोग हैं और इसलिए यहाँ खून चूसने के लिए वो काफ़ी आगे रहते हैं। तो किसानों का देश है फ्रांस, फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते। हमारे बचपन की ये जानकारी हमारे साथ रही है। इटली को यूरोप का भारत आपने कह लिया है। हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी आपको यहीं मिलेगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन है? नॉर्वे, वो भी आपको यहीं मिलेगा। देखना कितनी खूबसूरती है फिजाओं में। हम भले ही पता नहीं कहें कहाँ भटक रहे हैं इन हवाओं में, बड़ी खूबसूरती बिखरी है फिजाओं में। फिलहाल हमारे पास वो वक्त नहीं है, वक्त तो निकाल भी सकते हो फिलहाल, इतना धन संपदा कहाँ से लाओगे? यहाँ का 1 यूरो ना, 1 यूरो हमारे भारत के 87 रुपये के बराबर होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल ये आंकड़ा पुराना था तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं है। तो सोचना जरा, हमारा 87 रुपया, वहाँ का 1 रुपया हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? इसका मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, फिर हम यूरोप महाद्वीप के सफ़र के बारे में सोच सकते हैं। देखिएगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश आपको कहाँ मिलेगा? सबसे खूबसूरत देश, सबसे सुंदर देश किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। एक रोचक जानकारियों के साथ जुड़े हैं तो बेहतर चीज़ें याद कर पाएंगे आप। देखिएगा, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? फिर से हमारा जवाब स्विट्जरलैंड के साथ बना रहेगा। सबसे खूबसूरत देश है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड खूबसूरती के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, इसीलिए इसे हनीमून साइट के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन कहाँ मिलेगा? हनीमून साइट किस देश को जाना जाता है? हनीमून साइट के लिए सबसे ज़्यादा अगर चर्चित कोई है तो स्विट्जरलैंड। मैंने पहले ही बात आपसे कहा है, भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। आपका तापमान बढ़े घटे ऐसा कुछ ना हो पाए, मेरा मानना केवल बस आपके साथ इतना है, लम्हा जुड़ा हो आपके साथ, यादें बने हमारे साथ, ऐसा कुछ कर जाएं हम कि जिससे ज़िंदगी भर साथ रहें ये हमारे साथ। फिलहाल इसी साथ के साथ में इन्हीं बातों के बाद में सिलसिला जारी रखिएगा हमारे साथ में। देखिएगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश अब आपके स्क्रीन पर स्विट्जरलैंड है। आपको टहलना है, घूमना है, ऐसे देशों का आनंद लेना है तो आपके जेब को काफ़ी गर्म होने की ज़रूरत है। आपके जेब में जगह जगह खाली जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ठूस लो अपने जेब में पैसा, क्योंकि बचने वाला नहीं है। बहुतायत मात्रा में ये विकसित देश है। यहाँ की जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, सब बहुत महंगी मिलेंगी अपने हिसाब से। तो बेहतर समझ के बेहतर तरीके से इस दायित्व का निर्वहन करें और ऐसे सफ़र पे जाने की इच्छा बनाएं, तब जब आपके दौलत आपकी मुट्ठी से भी ज़्यादा हो।
यानी कहने का मतलब आपकी मुट्ठी में समा ही नहीं रही हो, इतनी दौलत आपके पास हो, फिर आप ऐसे सफ़र पे जाइएगा। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं हनीमून साइड की, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप का गर्म कंबल। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? गर्म कंबल किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, इसे ही यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। देखना, एक बात मैं आपको जाहिर सी बताना चाहिए भी मुझे, और आपको समझना भी चाहिए। यहाँ जो चीज़ें आपको लग रही सर पॉइंट वाइज रख रहे हैं, क्या इसका कोई लेना देना है? नहीं, बिल्कुल है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही याद करेंगे तो आपका एक तो रिवीजन हो रहा है, दूसरे तौर पर अगर देखा जाए तो हमें कुछ नई चीज़ें भी मिल रही हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। ये तो पूछा गया, आपको पता है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। लीजिए, क्यों नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ऐसे प्रश्नों के साथ मुखातिब हैं हम आपसे। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। लीजिए, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत है इटली, और इटली की पो नदी को यूरोप का गंगा कहा जाता है। यूरोप की गंगा कहा जाता है। लीजिए, कहा जाता है। क्लियर है ना? इन सारी बातों को हमें याद करना है, और सारी बातें हमें हुबहू याद भी हो रही हैं, कोई बात नहीं है। क्लियर है ना? जहाँ इटली की बात की, अभी आपके सामने मैंने बात की इटली की, वहाँ आपको मिलान मिलेगा। इटली में 2 शहर बहुत ही फेमस हैं, एक मिलान, नोट कर सकते हैं, इटली का मिलान। इटली के मिलान को मैनचेस्टर कहते हैं। इटली के मिलान को मैनचेस्टर तथा इटली के तुरीन को डेट्रॉयट कहा जाता है। मैनचेस्टर जो कि कपड़ा के लिए जाना जाता है, इंग्लैंड में आपको मिलेगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग यहीं मिलेगा। इटली में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग कहाँ होता है? तो कहिए मिलान में होता है। तुरीन क्या है? डेट्रॉयट का मतलब ये कार उद्योग के लिए जाना जाता है। डेट्रॉयट आपको कहाँ मिला था? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिला था। तो रोचक जानकारी आपके साथ है, ऐसा नहीं कि ये मामूली क्लास है, रोचक जानकारियाँ आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके विश्वास के साथ हैं। इसलिए हमारा मानना है कि आपको बेहतर चीज़ें जरूर मैं दूंगा, भले ही थोड़ा सा समय आपका लग जाए। तो मुस्कुराइए, आप हमारे साथ हैं, और खुशी खुशी ले जाइए इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के ना कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहाँ यूरोप के भारत की हमने बात की, इटली में अभी भी देखिएगा क्या क्या आपको दे सकता हूँ। इटली में एक स्थान है जिसका नाम है वेसिन। इटली के वेसिन को, यानी ये हम लिख सकते हैं इटली का जो वेसिन है, वेसिन, इसे एड्रियाटिक का रानी कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो इटली के वेसिन को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। इटली दुनिया में सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला देश है। अंगूर जैतून उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो आप कहिएगा सर इटली है। इटली कहाँ मिलेगा? यूरोप में। इटली को और क्या हमने कहा? यूरोप का भारत कह दिया है। तो रोचक जानकारियों का सिलसिला जारी है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का भी आपके स्क्रीन पर आना बाकी है। जी दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं राइन नदी। राइन नदी दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है। राइन नदी दुनिया की व्यस्त नदी है। दुनिया की व्यस्त नदी। आगे देखिएगा, राइन नदी पर ही एक बंदरगाह है, एस्टरडर्म या रॉटरडर्म लिख करके आएगा। वो दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह होगा, सबसे व्यस्त बंदरगाह होगा। क्लियर है? आपको पता है, कई बार मैंने अपने एपिसोडों में बात कर भी ली है आपसे कि दुनिया की फैशन नगरी किसे कहते हैं? पेरिस को, जो कि फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन नगरी कही जाती है। ये आप समझ सकते हैं, पेरिस को क्या कहते हैं? फैशन नगरी। पेरिस को फैशन नगरी कहते हैं। आगे बात समझिएगा, फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश कहते हैं। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश कहते हैं। जर्मनी में आप पहुंचिएगा तो जर्मनी का ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्या क्या है आपके साथ। चीनी मिट्टी के लिए
प्रसिद्ध है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि आपके किसी टॉपिक के साथ बहुत मिलाप आएगा, नहीं, बिल्कुल रोचक जानकारियाँ हैं तो पॉइंट बाई पॉइंट आएंगी। मेरे कहने का मतलब पेरिस फैशन नगरी है, सुरा सुंदरियों का देश किसे आप कहोगे तो फ्रांस को बोलोगे। जर्मनी का एक ड्रेसडेन नामक शहर है, नगर है, जो चीनी की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का ड्रेसडेन शहर चीनी के मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा मैं लिख सकता हूँ जर्मनी का सेक्सानी में, जर्मनी के सेक्सानी में दो आपको पर्वत मिलेंगे, एक का नाम है फ्रीबर्ग और एक का नाम है हार्ज। फ्रीबर्ग और हार्ज पर्वत हैं ये दोनों, और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो चांदी के लिए, यानी यहाँ आपको चांदी बहुतायत मात्रा में मिल जाएगी। जर्मनी के दो महत्वपूर्ण स्थानों का नाम हम लोगों ने जाना है, एक ड्रेसडेन और एक सेक्सानी। सेक्सानी में दो महत्वपूर्ण पर्वत की मैं बात कर रहा हूँ, एक फ्रीबर्ग और एक हार्ज, जो कि चांदी के लिए विख्यात है और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपने मैक्सिको को कहा था दुनिया की चांदी नगरी, मैक्सिको सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला देश है। ठीक ठाक ऐसे विभिन्न देशों में ऐसी जगहें मिलती रहती हैं। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण बातें अभी मैं आपके साथ जोड़ूंगा, और भी चीज़ें हैं मेरे पास जिसे आप जान सकते हैं। जैसे यूक्रेन, यूक्रेन की बात करूं, यूक्रेन को रोटी का डलिया कहा जाता है। यूक्रेन को रोटी का डलिया कहा जाता है, डलिया कहा जाता है। काला महासागर आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप में। काला महासागर कहाँ मिलता है? यूरोप में। काला महासागर, दुनिया का सबसे बड़ी झील भी यहीं मिलेगी आपको। भूमध्य सागर आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप में। और दुनिया की सबसे बड़ी झील जिसे आप कहते हैं कैस्पियन सागर, जो कि एक सागर ना होके एक झील है, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो कि आपको यहीं मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें वो भी यहीं मिलेगी। क्लियर है ना? तो हम ऐसे कंटेंट के साथ आपसे मुखातिब हैं। बेहतर चीज, रोचक जानकारी में एक अद्भुत बात मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। आपने प्लेग सुना होगा, प्लेग। 1518 ईस्वी में यूरोप महाद्वीप में एक प्लेग फैला था जिसका नाम था डांसिंग प्लेग। डांसिंग प्लेग। इसमें होता क्या था? रोचक जानकारी है तो मजा भी लीजिए। 1518 ईस्वी यानी बहुत पुरानी बात है। इस समय हमारे पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या काफ़ी कम थी। विभिन्न देशों में काफ़ी कम जनसंख्या थी। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम उस समय किसी न्यूज़पेपर में ये पढ़ते या कहीं जानकारी हमें मिलती कि आज 50 लोगों की मौत हो चुकी है, इसका मतलब मान के चलना कम से कम आज के 50,000 लोग मारे गए हैं। इतना गैप, यानी जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। 50 लोगों का मरना उस समय आज के 50,000 लोगों के मरने के बराबर था। तो ये बात थी। डांसिंग प्लेग फैलता है। सबसे पहले एक छोटी सी लड़की के अंदर ये प्लेग आता है और लोगों ने उसे अलग अलग मान्यता दी। तमाम लोगों ने उसे समझा होगा भूत ऊत आगे ऐसे साये में पड़ी है ये लड़की, झाड़ फूंक हुआ होगा, बेहतरीन बातें रही होंगी। क्या क्या हुआ उस पर चर्चा ना करें, ये समझ लें। एक लड़की को ये प्लेग होता है। लड़की नाचना शुरू करती है, इतना डांस करती है, इतना डांस करती है, फिर बाहर चली जाती है। फिर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले वाले नाचना शुरू कर देते हैं। सोचो, प्लेग तेजी से फैल रहा है। ऐसा नहीं कि उस लड़की को देख कर उनका माहौल बन रहा है ना, बना, वो प्लेग फैल रहा है। प्लेग ने रफ्तार बना ली है, बहुत ही तेज रफ्तार बना ली है। अब प्लेग तेजी से फैल रहा है, लोग नाचना शुरू करते हैं, संख्या बढ़ जाती है। नाचना बंद ही नहीं कर रहे हैं। सोचो, नाक से रक्त बहने लगा, मुंह से खून आने लगे, लेकिन डांस नहीं बंद हुआ। तब लोग घबराने लगे, फिर चिल्ला चिल्ला कर भागने लगे कि हो क्या रहा है। देखते देखते तमाम लाशें बिछ गईं। यानी ये आंकड़ा है कि उस समय 100 से 200 लोग डांसिंग प्लेग से मर गए। ये रोग काफ़ी फैला, इससे आंकड़ा लगा सकते हैं। अभी हमने कहा कि 50 मरे हैं, तो 50,000 समझना आज का। यानी उस समय जनसंख्या काफ़ी कम थी। अचानक 200-300 लोग अगर चले जाते तो बहुत बड़ा मातम सा छा जाता पूरे किसी भी महाद्वीप में, किसी भी कॉन्टिनेंट में। तो हुआ वही भी। और तो 1518 का ये डांसिंग प्लेग आपके सामने मैंने लिख दिया है। अगर हम बात करें तो हमारा महाद्वीप, जिस महाद्वीप पर हम बिलोंग करते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, जिसे हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसे हम मानव सभ्यता का पालना कहते हैं,
मानव का जन्म हुआ अफ्रीका महाद्वीप में, यानी सबसे पहले मानव कहाँ आया? तो मानव का पालना तो अफ्रीका है, क्योंकि मानव सबसे पहले पैदा कहाँ हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में। बारीकियों को समझिएगा। लेकिन सभ्य मानव सबसे पहले कहाँ मिला है आपको? तो फिर भारत में मिला है, एशिया महाद्वीप में मिला है, ये कह लीजिए। तो इसीलिए सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? भारत को कहते हैं। सभ्यता का पालना भारत को कहते हैं। और अगर बात आ जाए बेहतरीन सभ्यताओं का पालना, बेहतरीन सभ्यताओं का पालना, तो अब आपका जवाब बदलेगा और अब आपके सामने आएगा यूरोप। यानी यूरोप भी सभ्यताओं में कहीं पीछे नहीं रहा। इसीलिए तो आज ये विकसित देश यहाँ सबसे ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। इसलिए आपने इसे शुरू में ही दुनिया का विकसित महाद्वीप करके बुलाया हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये मान के चलें ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो अभी आपको प्रेषित हम कर पाए हैं, ये आपको बेहतर लगी होगी। फिलहाल बहुत कुछ ना कहते हुए मैं बस आपसे इतना कहूँगा, इतनी गुजारिश करूँगा कि आप बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। एपिसोड को क्रम से देखें। जो कुछ भी छोटे क्वेश्चन भी होते हैं मैं उन पर हमेशा चर्चा बनाता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराऊं। मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। इस अभिप्राय में आपको अभी पहले भी बोला है, थोड़ा पढ़ोगे बिखर जाओगे और पूरा पढ़ोगे तो निखर जाओगे। क्यों बनाते हो रेत के महल? जिस दिन सक्सेस हो जाओगे ना, बहुत मजा पाओगे, ये मान के चलिए। इसी उद्देश्य से मैं आपसे बार बार ये बात बोलता रहता हूँ कि पूरा लीजिए। तो कुछ अधूरी बातें थी जो आज यूरोप महाद्वीप को मैंने पूरी तरीके से बांध दिया है। पिछला 3 एपिसोड जरूर देखें और अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे शांति सागर क्लासेज पर आइए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को भेजिए और उनसे कहिए कि आप इस मंच से जुड़ करके एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप उन्हें मोटिवेट करिए, वो आएंगे, फिर हमारी क्लास देख करके मैं अगर उस तरीके की बातें रख पाऊंगा, उन्हें बेहतर लगेगी तो अपने आप वहाँ रुक जाएंगे। फिलहाल लेकिन एक बार आप बुलाइए, लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, उन्हें दिखाइए कि ऐसी चीज़ों को पढ़ करके अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार, संपर्क वाले जो भी हैं आपके पास, उन्हें भेजें और उनसे कहें कि जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए। उम्मीद इसी विश्वास के साथ कि आप ऐसा कर रहे हैं और बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।